फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसके यूजीसी नेट के PYQs। ठीक है, यूजीसी नेट के लेट्स बिगिन विद द टॉपिक एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ब्रिंग्स टू ऑपरेट व्हेन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कब आता है? जब टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू राइज, टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू फॉल, मार्जिनल प्रोडक्ट बिगिंस टू राइज, मार्जिनल प्रोडक्ट बिगिंस टू फॉल। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स तब आता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट बिगिंस टू फॉल। ठीक है, ये तब आता है क्योंकि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स वो तब शुरू होता है जब हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, क्या बोलते हैं, वो डिक्रीज़ होने लग जाए, फॉल होने लग जाए। ठीक है, इसका मतलब होता है कि विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट कंट्रीब्यूट्स टू द लेस एंड लेस टोटल आउटपुट। मतलब हर एक एडिशनल आउटपुट जो है, जो भी आउटपुट एक्स्ट्रा हो रही है, वो कम से कम टोटल आउटपुट में ऐड कर रहा है। टोटल पहले 8 कर रहा होगा, फिर 6, फिर 4, फिर 2, ऐसे ऐसे गिरता गिरता जाएगा, तो हमारी जो रिटर्न्स है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगला है हु वॉज द फॉरेन इकोनॉमिस्ट डेवलप द कंसेप्ट ऑफ बैरियर ऑफ एंट्री, बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री क्या ऑप्शन है? JS बेन, WJ बर्मल, एल्फ्रेड मार्शल, WS जीवॉन्स। तो इसका सही आंसर है JS बेन। ठीक है, थर्ड क्या है? इवन और JN जो बेन थे उन्होंने डेवलप किया और उन्होंने ये बताया कि इट रेफर्स टू द ऑब्स्टिकल इन द डिफ़िकल्ट टू फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर द मार्केट एंड compete with established firm. His work on the concept is fundamental in understanding market structure and competition. मतलब इन्होंने competition और market structure के बारे में काफ़ी काम किया था। Even as fixed average cost, third question, even as fixed average cost continues to fall, मतलब AFC continues to fall होता है, ऐसे होता है ना AFC, लेकिन एक्सेसिव को टच नहीं करता। दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, बिगिंस टू राइज बिकॉज जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो राइज होता रहता है। ठीक है, सो बिगिंस टू राइज क्यों? इवन एज फिक्स्ड एवरेज कॉस्ट कंटिन्यूज टू फॉल, द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिगिंस टू राइज। वो ऐसे होता रहता है ना, ABC ऐसे था ना। सो क्यों राइज करता रहता है ये? सो पहला ऑप्शन है रिटर्न्स टू फैक्टर और स्टार्ट डिमिनिशिंग। सो ये आएगा, फर्स्ट ही आंसर है इसका। ठीक है, रिटर्न्स टू फैक्टर स्टार्ट डिमिनिशिंग, इसकी वजह से ABC राइज करता रहता है। ठीक है, ये लॉ क्या बोलता है कि एज मोर एंड मोर units of variable factor is added to fixed factor, the additional output produced by each additional unit of input eventually start decreasing. ये वही MP वाली बात कर रहा है कि जैसे जैसे हम फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर के साथ और ऐड करते जाते हैं, एक पॉइंट के बाद जो एडिशनल आउटपुट होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, इससे जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। ठीक है, एक बार तो वेरिएबल कॉस्ट नीचे जा रही है, फिर कांस्टेंट हो जाती है और मिनिमम हो जाती है, उसके बाद राइज करने लग जाती है क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स आनी शुरू हो जाते हैं। और वो क्यों? क्योंकि MP फॉल हो रहा होता है जो हमने ऊपर किया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 4, द लोवेस्ट पॉइंट ऑन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज नोन एज मिनिमम एफिशिएंट स्केल. It is the output at which long run average cost curve falling. The lowest point on the long run average cost curve is known as minimum efficient scale. इसका क्या है? Choose the correct option. Both 1 and 2 both are wrong. Only 1 is correct. Only 2 is correct. So
मिनिमम एफिशिएंट स्केल अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, y 0 x, ठीक है, ये तो दिस पॉइंट, दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, ये इसको बोलेंगे हम मिनिमम एफिशिएंट स्केल, ठीक है। इट इज़ द आउटपुट एट विच लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व स्टॉप्स फॉलिंग। ये वो कर्व होती है कि जिस पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व वो स्टॉप हो जाता है फॉल करना। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बोथ 1 and 2, बिल्कुल सही, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व विल रिस्पॉन्ड टू द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। कौन सी कर्व सप्लाई कर्व ऑफ लेबर को रिस्पॉन्ड करेगी, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर। कौन सी कर्व जो है वो सप्लाई कर्व, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व विल रिस्पॉन्ड टू द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। सो इसमें कौन सी कर्व करेगी, उसमें करेगी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर। सो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व का डायग्राम अगर बनेगा तो ऐसे बनेगा, y 0 x, ठीक है, wage rate, so it is like this. Oh sorry, this is point of equilibrium where wage rate is equal to MRP, this is MRP of labor, ठीक है। ये है, ये रहा क्वांटिटी, यहाँ होगा नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। सो दिस वाज दिस ऑल्सो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर का जो बेसिक क्या बोलते हैं उसे, फॉर्मूला जो है, दैट इज़ नथिंग बट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इनटू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, ठीक है। इट बेसिकली शोज एडिशनल रेवेन्यू earned by employing one more unit of labor। जब हम एक और यूनिट ऑफ लेबर यूज़ करते हैं तो कितनी, क्या बोलते हैं, कितना एडिशन रेवेन्यू अर्न करता है एम्प्लॉय या लेबरर या जो भी काम कर रहा है, ठीक है। सो एक ये हाईएस्ट है, और उसके बियॉन्ड जब वो लेबर इंक्रीज होता है तो क्या बोलते हैं, वेज रेट कम हो जाता है, और यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम मीट करता है। इससे फर्दर जब लेबर इंक्रीज होती है तो उसका वेज रेट कम हो जाता है, सॉरी उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स आने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। सो दिस वाज दिस, हेंस ये तो आपको पता लग गया। अभी सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, लिमिट प्राइस रेफर्स टू, लिमिट प्राइस क्या होता है, सो प्राइस विच मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, price which prevent the entry of new firms, price which firms just start earning a surplus over cost, maximum price at which firms is allowed to charge। so limit price, limit आ गया ना यहाँ पे, so it is B, price which prevents entry of a new firm, ठीक है। the limit price is basically pricing strategy है ये, used by the incumbent firms to deter the potential entrant from the entering market। मतलब कोई पोटेंशियल एंट्रेंट मतलब कोई ऐसी फर्म ना आ जाए जो कंपटीशन देने लग जाए, तो
इसीलिए लिमिट प्राइस लगा देते हैं, एक एंट्री बैरियर लगा देते हैं, ठीक है, एक लिमिट प्राइस लगा देते हैं, ठीक है, ताकि कोई कॉम्पिटिटिव फर्म ना आ जाए हमारे मार्केट के अंदर जो कि ओवरटेक कर ले हमें। इट इज़ अ सेट ऑफ लेवल दैट इज़ लो इनफ टू मेक इट अनप्रॉफिटेबल। ये इतना लो कर देते हैं ना प्राइस को कि वो अनप्रॉफिटेबल हो जाता है कंपनीज़ के लिए, तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती, ठीक है। फॉर न्यू फर्म, मतलब जो नई फर्म्स होती हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहता ये, ठीक है, बट स्टिल अलाउज इनकम्बेंट फर्म टू मेक रीजनेबल प्रॉफिट। लेकिन जो कंपनीज पहले से वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है उनका प्रॉफिट हो रहा होता है उस लो प्राइस के अंदर भी, ठीक है। बाय सेटिंग अ लिमिट प्राइस द इनकम्बेंट फर्म कैन रिड्यूस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मार्केट टू पोटेंशियल कंपटीटर्स एंड दस मेंटेन इट्स मार्केट पोजीशन, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन, शेडो प्राइस कैन बी कॉल्ड। शेडो प्राइस क्या होता है? शेडो प्राइस इम्प्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बोथ ए एंड बी। ए तो शेडो प्राइस होता है इम्प्यूटेड प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सो शेडो प्राइस आर ऑफन यूज्ड इन इकोनॉमिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन मॉडल टू रिप्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ रिसोर्स, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट और द कॉस्ट दैट इज रिप्रेजेंट, कि एडिशनल बेनिफिट कितना है इससे, ठीक है। सो ये इम्प्यूटेड और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों ही होती हैं शेडो प्राइसिंग, ठीक है। जैसे कि एयर वाटर, हाँ, ऐसी चीज़ें जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत, हम ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मतलब ना एक नोशनल टर्म है बेसिकली ना ये। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो सपोज़ करो ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है, यहाँ से काला काला धुआं निकल रहा है, ठीक है। सपोज अ फैक्ट्री इज अलाउड टू प्रोड्यूस ओनली 100 यूनिट, इसको सिर्फ 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए बोला है, सिर्फ ये इतने 100 यूनिट्स बना सकते हैं या 100 टॉयज़ बना सकती है बस ये, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ठीक है। अगर इफ़ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा, अगर मान लो ये 100 बना रही है तो अगर 101 एक एक्स्ट्रा बना ले, ठीक है, यूनिट, तो इंक्रीजेज प्रॉफिट बाय 50, तो इसका जो प्रॉफिट है ना वो 50%, वो 50 रुपीज़ से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो शेडो प्राइस क्या होगी प्रोडक्शन की, तो शेडो प्राइस होगी प्रोडक्शन की 50 रुपीज़, ठीक है। ये अंदाज़न होता है बेसिकली, ठीक है। दिस मीन्स दैट द फर्म वुड बी विलिंग टू पे अप टू 50 टू रिलैक्स द रिस्ट्रिक्शन। कंपनी सरकार को बोलेगी हम आपको 50 रुपये देंगे, आप हमें एक और सामान बनाने दीजिए, तो इस चीज़ को शेडो प्राइजेज या इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एट्थ, एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉप डगलस प्रोडक्शन रिप्रेजेंट, ठीक है। कॉप डगलस प्रोडक्शन रिप्रेजेंट, एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉप डगलस प्रोडक्शन रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर, शेयर ऑफ फैक्टर इनकम टू इन टोटल इनकम, बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी। तो इट बेसिकली रिप्रेजेंट द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर, है ना, यही तो रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन? इज नथिंग बट क्यू, मैं बड़े वाला क्यू लिख देता हूँ, क्यू इज efficiency कैपिटल अल्फ़ा और लेबर बीटा, ठीक है, यही तो है, ठीक है। सो दीज टू अल्फ़ा एंड बीटा दीज आर कांस्टेंट, ठीक है। सो ये तय करते हैं कि दी रेट ऑफ बेसिकली कितना चेंज आएगा कैपिटल में, कितना लेबर में, और उससे टोटल आउटपुट में कितना चेंज आएगा, यही बताते हैं। तो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर्स ही है ये, ठीक है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सो द एक्सपोनेंट्स ऑफ ए अल्फा एंड बीटा इंडिकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आउटपुट टू चेंज इन क्वांटिटीज ऑफ कैपिटल एंड लेबर, कि अगर कितने परसेंट से लेबर और कैपिटल चेंज होगा कि प्रोडक्शन में चेंज आएगा, ठीक है। स्पेसिफिकली दे शो द percentage change in output resulting from 1% change in the respective input holding all other input constant, ठीक है। सो
नाइन्थ, कंसेप्ट ऑफ स्केल इकोनॉमीज अप्लाइज इन, स्केल इकोनॉमीज किस चीज़ में अप्लाई होती हैं? लॉन्ग रन विद कांस्टेंट टेक्निकल कोफिशिएंट्स, लॉन्ग रन विद वेरिएबल टेक्नोलॉजी, short run with constant technology, short run with variable technical coefficient. Concept of scale economies applies in scale economies या economies of scale किस में अप्लाई होता है? ये होता है लॉन्ग रन विद वेरिएबल टेक्नोलॉजी, है ना, ये इसमें अप्लाई होता है बी में, लॉन्ग रन विद वेरिएबल टेक्नोलॉजी। ये कैसे अप्लाई होता है? तो पहले समझो कि स्केल ऑफ इकोनॉमीज़ या इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है क्या है। तो द कंसेप्ट ऑफ स्केल ऑफ इकोनॉमीज़ pertains basically tells कि हाउ चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट्स द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन में कैसा चेंज आएगा कि जिससे जो एवरेज क्या बोलते हैं कॉस्ट है उस पर कोई इफेक्ट आएगा, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज़ मोस्ट रेलिवेंट इन लॉन्ग रन, ये रेलिवेंट है ज़्यादातर लॉन्ग रन में, ठीक है। वेयर ऑल, जहाँ पे सारे इनपुट्स जो होते हैं वो कॉन्स्ट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, और एडजस्टेड होते हैं। तो टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो कंसेप्ट सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होता है ना वो लॉन्ग रन कंसेप्ट है, ऐसे ही इकोनॉमीज ऑफ फैक्टर जो है वो शॉर्ट रन कंसेप्ट है, ठीक है। सो मतलब लॉन्ग रन में क्या होता है, सारी चीज़ें वेरिएबल हो जाती हैं, तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो सकती है। इन द लॉन्ग रन फॉर्म हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द बोथ स्केल ऑफ ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड, ठीक है। उसमें आप लेबर कैपिटल दोनों को चेंज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी को भी चेंज कर सकते हो, तो सब चीज़ें वेरिएबल हो जाती हैं। तो लॉन्ग रन विद टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। और शॉर्ट रन तो होगा नहीं, ठीक है। तो नाइन्थ हो गया, आते हैं टेंथ पे। टेंथ क्वेश्चन, एल शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व इज विटनेस इन द लार्ज फॉर्म बिकॉज, एल शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व इज विटनेस इन लार्ज फॉर्म्स बिकॉज, तो एल शेप कर्व कैसी होती है? ऐसी होती है ना, वाई एक्सेस 0x, यहाँ पे कॉस्ट ले लें और यहाँ पे आउटपुट ले लें, तो कुछ ऐसी होती है। दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। सो ये एल शेप की होती है कि क्यों होती है? सो ये वही पूछ रहा है कि एल शेप एवरेज कॉस्ट कर्व इज विटनेस इन लार्ज फॉर्म्स because of law of operations law because the operation of law of decreasing returns is continuously postponed, ठीक है। सॉरी ये ना ऐसे मतलब ऐसे ऐसे सी होती है, थोड़ी ऐसे सी, ठीक है। सो ये क्यों होता है कि इनिशियली क्या होता है ना, पहले स्टेज में जो इनिशियली जो है जो एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। फिर दूसरे फेज़ में क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाती है, ये यहाँ पे कहीं कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। सो सो दूसरा क्या था इसमें, कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे कहीं कांस्टेंट हो जाती है एवरेज कॉस्ट। उसके बाद क्या होता है कि जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है ना वो पोस्टपोन हो जाता है, या डिक्रीजिंग रिटर्न जो है वो पोस्टपोन हो जाता है कॉन्टीन्यूसली, ड्यू टू आप कह लीजिए कि बेटर डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, मैनेजरियल इकोनॉमीज़, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज़, मतलब बहुत सारे अच्छे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से। सो इसकी वजह से क्या होता है, एल शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व रिफ्लेक्ट होती है, दैट द फर्म कैन पोस्टपोन द ऑनसेट ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड मेंटेन लोअर एवरेज कॉस्ट ओवर ए रेंज ऑफ आउटपुट। सो इसीलिए ये क्या बोलते हैं आपका एल शेप्ड कर्व है, लॉन्ग रन एवरेज शेप, ठीक है। सो I mean this was the basic thing about it. Next question, let's move ahead, be fast, थोड़ा जल्दी करते हैं ना, काफ़ी टाइम हो रहा है। 11th क्वेश्चन, अ फर्म विल बी ऑप्टिमम साइज व्हेन, एक फर्म कब ऑप्टिमम साइज में होगी? मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, द फर्म मैक्सिमाइज,
एक फॉर्म जब ऑप्टिमम होगी जब उसकी एवरेज कॉस्ट कम से कम होगी, ठीक है। सो अ फॉर्म इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम व्हेन इट ऑपरेट्स इन द मिनिमम आउट पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व। एट दिस पॉइंट द फॉर्म अचीव्स द लोवेस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट। मतलब इस पॉइंट पे उसकी वो लोएस्ट पॉसिबल आउटकम होगी, ठीक है, जो कि सिग्निफाई करता है क्या, एफिशिएंट स्केल, एफिशिएंट स्केल, ठीक है। और मतलब इस एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे, ऑफ प्रोडक्शन भी लिख लो भाई, ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। दिस इज़ वेयर द फर्म कैन प्रोड्यूस गुड्स एट द लोएस्ट कॉस्ट विच इज़ मोस्ट ऑफन रेफर्ड एज मिनिमम एफिशिएंट स्केल, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल, ये वाला पॉइंट जो हमने अब पीछे किया था, ठीक है। 12th क्वेश्चन क्या है जी, marginal rate of transformation between two good x and y are defined as marginal rate of two good, है ना। so MRT MRT of xy is nothing but marginal rate of transformation, है ना। तो MRT xy is nothing but it is marginal cost over of x divided by marginal cost of y, यही होता है मार्जिनल रेट ऑफ, है ना। ये ए आएगा इसका, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। ये जो आप अंडरस्कोर देख रहे हो ना, इसका मतलब है कि एम सी ये एक्स नीचे और एम सी वाई नीचे, ठीक है। वो यार टाइपिंग में थोड़ा ऐसे हो जाता है, ठीक है। सो इसका ए आंसर है, ठीक है। द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन between two good x and y represent the rate at which one good must be sacrificed to produce to produce to produce basically an additional unit of another good x। मतलब y को हम कम कर देंगे एक y को, और उससे एक x हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। MCS इज़ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एक्स, मतलब कितने पैसे लग रहे हैं गुड एक्स को बनाने में, कितना एडिशनल कॉस्ट लग रहा है गुड वाई को बनाने में, ठीक है। सो द रेशियो रिफ्लेक्ट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्स फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, ठीक है। ये था 13th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेंशन पार्ट ऑफ द फॉर्म। एक्सपेंशन पाथ क्या होता है फॉर्म का, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट है, इट शोज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। द इनपुट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, जो इनपुट प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है। अब दोनों ही ठीक लग रहे हैं, मतलब एक्सपेंशन पाथ ना, एक्सपेंशन पाथ में क्या होता है, ये ऐसे होते हैं ना, ऐसा कुछ डायग्राम होता है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डायग्राम याद हो जाए ना तो सारी दिक्कत ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो अगर मुझे बनाना हो एक्सपेंशन पाथ तो कैसे बनेगा, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर मैं बनाऊँ इसको तो ये कुछ बनेगा ऐसे, पहले मैं ऐसे बना दूँ, ठीक है। ये तो ये 1 2 3 4, ठीक है। ये आ गया आपका IQ1, IQ2, IQ3, IQ4, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन पाथ, ठीक है। सो यहाँ पे 100 प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, ठीक है। दिस इज A1, A2, A3,
इसीलिए ये B1, B2, B3, ठीक है, और ये E1, E2, E3, E4, ठीक है। ये एक्सपेंशन पाथ बेसिकली, यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे लेबर है, ठीक है। तो एक्सपेंशन पाथ शोज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू least path least path shows the expansion path shows the least cost combination of input for producing different level of output। ठीक है, ये लीस्ट कॉस्ट दिखाता है कि हम डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकें। इट रिप्रेजेंट हाउ द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन of input changes as the level of output increases given the cost constant input prices। So also it shows the least cost combination for producing different level of output। ये होता है एक्सपेंशन पाथ। और द इनपुट प्राइसेस रिमेंस कांस्टेंट, ये भी सही है। तो बोथ 1 and 2 ए, ठीक है। इनपुट प्राइसेस अज्यूम करके रखते हैं हम कि कांस्टेंट रहते हैं जब हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेंशन पाथ को, ठीक है। और अगर हम इसको कांस्टेंट ना रखें, मतलब जो हमारा इनपुट प्राइस है अगर उसको कांस्टेंट ना रखें, तो जो फॉर्म है ना, टू आइडेंटिफाई द, कि हमें पता लग सके कि कौन सी फॉर्म सबसे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पे इनपुट लेके वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट कम कर रही है। ये बेसिकली अगर हम इनपुट प्राइस कांस्टेंट रख रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमें ये पता लग रहा है कि कौन सी फॉर्म लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट लेकर वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट विदाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ चेंजिंग प्राइस, मतलब प्राइस को चेंज किए बिना बना रही है, ठीक है। तो हमें कॉस्ट एफिशिएंसी का पता लगेगा कि कौन सी कंपनी या कौन सी फॉर्म लीस्ट कॉस्ट प्राइसेस पे बना रही है। अगला है 14th क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज। सो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज तो गलत है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ये भी गलत है, एवरेज रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ डी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो हमें सबको पता ही है कि स्लोप ऑफ पीपीसी, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सो मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ऐसे बनेगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। सो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, इट इज़ ए फ्रंटियर, मतलब इट इज़ एन इकोनॉमिक ग्राफ शोज maximum combination of two goods in an economy that can be produced with the given level of output and given level of technology, मतलब given level of input and given level of technology, ठीक है। सो अगर मैं दिखाऊं, सो इट इज़ लाइक दिस इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस पे हम इतना बना रहे हैं, इस क्वांटिटी को हम इतना बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट पीपीसी। ये कैपिटल गुड है, इधर कैपिटल गुड है, इधर कंज्यूमर गुड है, ठीक है। सो यस, दिस इज़ नथिंग बट दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। सो जो स्लोप होती है पीपीसी की, दैट इज़ नथिंग बट दी मार्जिनल रेट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो MRT मतलब कि हाउ मच अ गुड वाई मस्ट बी सेक्रीफाइस टू गेन 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स। गुड वाई को हम कितना सेक्रीफाइस करें कि गुड एक्स की एक कमोडिटी हमें गेन हो जाए, ठीक है। सो वो ऐसे होता है, ये इस चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो इसको कितना हम लूज़ करें कि इसको गेन कर सकें, ठीक है। सो
सो MRT की स्लोप क्या हुई, सॉरी MRT की स्लोप क्या हुई, इट इज़ चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है, सॉरी चेंज इन x अपॉन चेंज इन y, सेक्रीफाइस किसको कर रहे हैं, y को कर रहे हैं ना, सो चेंज इन x अपॉन चेंज इन y, ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ x अपॉन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ y, ये भी हो सकता है मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज इन द adjoining डायग्राम विच ऑफ दीज लाइन्स रिप्रेजेंट लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स इनमें से कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है लॉ ऑफ रिटर्न्स, इन द adjoining डायग्राम, डायग्राम कहाँ गया, डायग्राम ही नहीं है, वेट ए मिनट, लीजिए डायग्राम मैंने बना दिया, ठीक है। सो इन दी एडजॉइनिंग डायग्राम विच ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ रिटर्न्स, कौन सी लाइन लॉ ऑफ रिटर्न्स को शो कर रही है, सो कैपिटल है, लेबर है, ओ ए बी सी डी ई and both P and C यानी B C and D E. So law of returns refers to the relationship between the production and the average cost of output. यही होता है ना law of returns to scale की. So the answer is C. कैसे, ये एक्सपेंशन पाथ है तो जो DE है ना, DE ये लग रहा है लॉ ऑफ रिटर्न्स ये शो करेगी, क्योंकि ये एक्सपेंशन पाथ है तो ये हर एक को टेंजेंसी भी काट रही है, ठीक है, टेंजेंसी भी, और यहाँ पे आइसोक्वांट और आइसो लाइन इक्वल है, आइसोकॉस्ट लाइन और आइसोक्वांट बराबर है इस पॉइंट पे, बाकी को ये टेंजेंट होने पे काट रही है, तो डी ई इज़ द लाइन विच रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। तो याद रखना है जब भी एक्सपेंशन पाथ की बात हो तो आइसोकॉस्ट और आइसोक्वांट आपस में काट रही होती हैं और वो टेंजेंसी के पॉइंट पे जो होता है रिटर्न्स वाली लाइन वो काटती है, ठीक है, मतलब एक्सपेंशन पाथ जो है वो रिटर्न्स के लाइन पे जो आइसोक्वांट है उसको टेंजेंसी पे काटती है, ठीक है। और मैंने पिछले आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को लॉन्ग रन बता दिया था, इकोनॉमीज़ वो मुझसे गलती हो गई थी, उसका मतलब होता है कि जो फर्म्स बेनिफिट एंजॉय करती हैं ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑन दी कॉस्ट, दैट इज़ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, दैट इज़ हाँ दैट इज़ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, ठीक है, मतलब बेटर मशीनरी यूज़ करके, रॉ मटेरियल यूज़ करके, सो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का फॉल होना होता है बेसिकली एज आउटपुट इंक्रीजेज, ठीक है, सो इट इज़ द कॉस्ट एडवांटेज दैट द फर्म एंजॉयज इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बस तो ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोडक्शन फंक्शन Q1, इसको ऐसे लिखते हैं ना, Q150 L 0.7 K 0.5, तो 0.7 प्लस 0.5 इज ग्रेटर देन 1 हो गया, ये तो 1.2 हो गया, एक से बड़ा हो गया, तो ये क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग हुआ, ठीक है, तो मतलब इनपुट जितने से बढ़ाए, सो इनपुट जितने से बढ़ाए हमने उससे कहीं ज़्यादा से प्रोडक्शन आउटपुट इंक्रीज हो गई, तो इट एग्जिबिट्स द रिटर्न्स टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। सो 16 का है ये, ठीक है, सो सिंस द आउटपुट इंक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ T 1.2
विच इज़ द मोर देन स्केलिंग फैक्टर टी, ठीक है। सो दिस फंक्शन शोज द इंक्रीजिंग रिटर्न। याद रखना है एक चीज़ कि अल्फ़ा प्लस बीटा जब भी, ये क्या हो रहा है इस पर, मेरी स्टाइलिश लगता सही से चलेगा। चलो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स है। अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ लेस देन 1, तो डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। Given the following total cost and the demand function of the firm, find the price at which profit would be maximized. प्रॉफिट किस पे मैक्सिमाइज होगा? तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट टोटल कॉस्ट दिया है, डिमांड फंक्शन ऑफ द फर्म, फाइंड द प्राइस एज विच प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमम। हमें वो प्राइस फाइंड करना है जिस पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस कितना है? 100 माइनस 3Q, ठीक है, इनटू Q। तो ये क्या हो गया? 100Q माइनस 3Q स्क्वायर, ठीक है। नाउ प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, RC माइनस TR माइनस TC, ठीक है। सो तो ये 100, टोटल रेवेन्यू कितना था? 100Q माइनस 3Q स्क्वायर, ठीक है ना। और टोटल कॉस्ट कितना है हमारा? इतना है 5Q स्क्वायर प्लस 200 प्लस 10, है ना, यही तो है। तो इसको तो अगर हम देखें तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा? ब्रैकेट खोलें तो 100Q माइनस 3Q स्क्वायर माइनस 5Q स्क्वायर माइनस 200 माइनस 10, तो ये कितना आ गया? ये आ गया ये आ गया 100Q माइनस 5Q स्क्वायर, ठीक है, माइनस 210, ये आ गया, है ना। ये तो आया भाई, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। फिर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टेक डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट with respect to Q, with respect to Q and set it to 0, और इसको 0 पे सेट कर दो। तो हम डेरिवेटिव इसका निकालना है। अगर हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा प्रॉफिट का विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, ठीक है। तो निकालते हैं dx अपॉन dq which is d 100Q माइनस 8Q स्क्वायर माइनस 210 अपॉन dq। तो क्या आया ये? तो ये आया, क्योंकि पावर तो 1 है, तो ये कितना आया? 100 माइनस 16Q आ गया। आई होप आपको इतना मैथ्स ये आता होगा। पुट dx अपॉन dq इक्वल टू 0, 10
100 माइनस 16Q इक्वल टू 0, ठीक है। तो Q इक्वल टू 6.25, या फिर ऐसे कर लो कि 1600 कि वही आ गया 16 ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.25, ठीक है। सो एट Q इक्वल टू 6.25, P इक्वल टू 100 माइनस, फॉर्मूले में डाल दो ना इस वाले, आ गया वो, तो ये रहा ये रहा 3Q वाला, ये इस टोटल रेवेन्यू के फॉर्मूले में डाल दो, तो 3Q इंटू 6.25, तो कितना हुआ 100 माइनस 15 और 18.75, ये कितना आया 81, अगर हम माइनस करें तो यही होगा ना 18.75, 5 और 9 में से 2, 9 में से 1, 9 से 1 8, 81.25, ठीक है। तो कोई तो मैच नहीं कर रहा है, कितनी नहीं मैच कर रहा तो भाई क्या करेंगे, काम करते हैं बी कर देते हैं, ठीक है। आस पास का नंबर वही कर देना, कई बार कैलकुलेशन वो हो जाती है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC एंड MC, इसको रिमूव कर दो। द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC and MC are at the same level of output. Minimum ABC is lesser output than minimum MC. Minimum ABC is a larger output than minimum MC. Any point above is possible depending upon operating of law of returns. अब इसमें से खोजना है सही कौन सा है, ठीक है। तो आपको एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ABC, MC इनका रिलेशन याद है, नहीं याद है तो आपको याद यहाँ डायग्राम में करना पड़ेगा फिर, ठीक है। डायग्राम कैसे बनेगा इनका, वो बनेगा ऐसे, ये देखो, ठीक है, X Y 0, यहाँ आ गया AC आ गया, MC आ गया, ABC आ गया, AFC भी रख लो, और यहाँ क्या आ गया क्वांटिटी। चलो शुरू करो। AC MC से कहाँ से काटता है, मिनिमम पे। ABC क्या होता है, इसके नीचे, ये पहले ही गिर जाता है ABC, और अब FC का क्या करना है, ठीक है। अब जब डायग्राम बना लेते हैं ना तब समझ में आता है सारी चीज़। द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC एंड MC आर एट द सेम, नहीं बिल्कुल नहीं, मिनिमम पॉइंट तो इसका ये है, ये इसका ये है, तो पहला तो गलत हो गया। द मिनिमम ऑफ ABC इज़ लेसर देन आउटपुट देन मिनिमम ऑफ MC। मिनिमम ऑफ ABC इज़ एट लेसर आउटपुट देन मिनिमम ऑफ MC, ठीक है। तो दी minimum of ABC is lesser output then minimum of MC, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। minimum of ABC is larger output
देन मिनिमम ऑफ MC। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा था कि मिनिमम ऑफ ABC इज एट लेसर आउटपुट देन मिनिमम ऑफ MC। मतलब मिनिमम ऑफ ABC इज एट लेसर आउटपुट देन मिनिमम ऑफ MC। मतलब C का मतलब तो ये है कि मिनिमम ऑफ AC इज एट लार्जर आउटपुट देन मिनिमम ऑफ MC। ये सही बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो पहले ही लोवेस्ट पॉइंट पे रीच कर जाती है अपने यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। ऐसे ले आऊँ तो ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पे रीच कर जाती है। तो मिनिमम ऑफ ABC इज एट लार्जर आउटपुट देन मिनिमम ऑफ MC। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है 1 2 3 4 5 6, तो उससे क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट पहले ही अपना मिनिमम टच कर लेती है, उसके बाद वो राइज होने लग जाती है। लेकिन जो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम है वो लार्जर आउटपुट पे आता है, मतलब जब आउटपुट और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो यानी इस पॉइंट पे कहीं वो, मतलब इस पॉइंट पे कहीं वो मिनिमम अपना टच करता है। ठीक है, और यही मतलब इस लाइन का मतलब है कि मिनिमम ऑफ ABC इज एट लेसर आउटपुट देन द मिनिमम ऑफ, कि भाई जो ABC है ना उसका मिनिमम पहले आ जाता है और MC का मिनिमम बाद में आता है। लेकिन हम ग्राफ से देख सकते हैं कि MC का मिनिमम पहले आ गया और ABC का मिनिमम बाद में आया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत था, इसमें तो ये गलत है, तो C ऑप्शन सही। 19th क्वेश्चन, इन शॉर्ट रन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीजेज। शॉर्ट रन में कौन सी कॉस्ट है जो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो सकती है एज आउटपुट इंक्रीजेज। तो आप सबको पता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती रहती है ऐसे ऐसे। ठीक है, कॉस्ट लगडर प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू अल्फा ए के 1 - A। ठीक है, इज नॉट कैरेक्टराइज बाय constant return to scale unit, elasticity of substitution, variable elasticity of substitution, linear homogeneity। कॉप लग रहा है प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट करेक्टराइज, मतलब कौन सा ऐसे करेक्टरिस्टिक नहीं है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का। सो हमें पता है कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल तो होता ही है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा 1 हो जाते हैं, यूनिटरी इलास्टिक्स ऑफ सब्सटीट्यूशन है। ठीक है, सो वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन नहीं है, लीनियर होमोजेनिटी है, वही ए के करी, तो ये वाला गलत है। व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, व्हेन MC इज इक्वल टू AC, द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट, वो बोल रहा है अभी जो ऊपर बनाई थी AC MC, यहाँ पे MC और AC बराबर है। सो व्हेन MC इज इक्वल टू AC, द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट, तो जो स्लोप है एवरेज कॉस्ट की वो क्या है, तो उस टाइम जो एवरेज कॉस्ट की स्लोप होती है वो ज़ीरो हो जाती है, ये रही, कांस्टेंट हो जाता है ना यहाँ पे। ठीक है, सो ये सही है, C सही है। ठीक है, फॉर फंक्शन वही Q इक्वल टू A इंटू के अल्फा प्लस ये, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। होमोजेनिटी सही है, सब्स्टिट्यूशन सही है, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल A, आउटपुट इलास्टिसिटी विद कैपिटल A, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है इसमें से ना। सो रिप्रेजेंट अल्फा प्लस बीटा, एक मिनट, सो ये गलत दिया हुआ। डिग्री ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है, मतलब कितनी डिग्री से वो बदल रही है, तो डिग्री कौन बताता है, कांस्टेंट बताते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होता है होमोजेनिटी, ये इस चीज़ को बताता है। और इलास्टिसिटी जो सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 1,
मतलब कि बेसिकली कि हाउ इजीली लेबर कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर कैपिटल व्हेन देयर इज रिलेटिव प्राइस चेंज, जब रिलेटिव प्राइस चेंज होता है, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, तो ये गलत। आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज ए, बिल्कुल सही। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये तो गलत है, सी सही है। 23rd, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैन बी ए स्ट्रेट लाइन, द फैक्टर आर नॉट स्पेशलाइज्ड एंड कैन बी सब्सटीट्यूटेड एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। सो पीपीसी में अगर बनाऊँ प्रोडक्शन फ्रंटियर, so it can be a straight line also, ठीक है। so like this, सॉरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये है, ठीक है, कि फैक्टर्स आर नॉट स्पेशलाइज्ड, फैक्टर स्पेशलाइज्ड नहीं है, और कैन बी सब्सटीट्यूटेड एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है, मतलब कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं। और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो स्पेशलाइज नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो सब्सटीट्यूशन दोनों में हो रही है, सो मतलब दे कैन बी सब्सटीट्यूटेड एट अ कांस्टेंट रेट विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। एक कांस्टेंट रेट से 2 से यहाँ कम हुआ तो 2 से यहाँ बढ़ गया, फिर 2 से यहाँ कम हुआ तो 2 से यहाँ बढ़ गया, ठीक है। तो मतलब अगर 2 से लेबर कम हो रहे हैं तो 2 से कैपिटल बढ़ रही है, 2 मशीन और लग रही है। अगर 4 से लेबर कम हो रहे हैं तो 4 से मशीन बढ़ रही है, ठीक है। तो ए इज ट्रू, ठीक है, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैन बी ए स्ट्रेट लाइन और द फैक्टर्स आर नॉट स्पेशलाइज्ड एंड कैन बी सब्सटीट्यूटेड एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। 24th क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर इज C इज इक्वल टू 10 + 5Q + 2Q इफ प्राइस ऑफ 15, प्राइस 15 है, व्हाट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसर इन इक्विलिब्रियम। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम में होना, मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी फॉर द प्रोड्यूसर इन इक्विलिब्रियम, जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है उसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, ये निकालना है हमें। निकाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सो टीसी कितना है हमारा, टीसी है 10 + 5Q + 2Q², ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है आपको पता ही है, चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू, ठीक है। सो या फिर बोल देते हैं डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है, डेल्टा क्यू, ठीक है। तो डी टी + 5Q + 2Q² अपॉन व्हाट इज चेंज इन क्यू, हमको दिया है कुछ नहीं, हमें इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है। तो ये क्या हुआ, अगर हम इसका डेल्टा कर दें तो इसका तो कुछ हुआ नहीं, डी का 5 + 4Q, ठीक है, 4Q। अब इन इक्विलिब्रियम MC इक्वल्स टू होता है प्राइस, ठीक है, विच इज़ गिवन 15, जो कि 15 दिया हुआ है हमें, यहाँ लिखा है ना, प्राइस इक्वल टू 15। सो MC सो यानी 5 + 4Q इज इक्वल टू 15, ठीक है। सो 5 यानी 4Q इज इक्वल टू 15 - 5, ठीक है। तो Q कितना हो गया, Q हो गया 2.5, ठीक है। सो एट Q 2.5 मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ, MC इज इक्वल टू 5 + 4 × 2.5, ये हुआ ना। तो 5 + 2.5 कितना हो गया, ये 10 हो गया, तो ये हो गया 15। तो इसका आंसर कितना आया, 15, ठीक है।
कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ उसको डिफ्रेंशिएट करके यह आ गया। मेरे को पता था कि मार्जिनल इक्विलिब्रियम में मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाता है। सो 15 तो गिवन था। मैंने क्या किया फिर, यहाँ से क्वांटिटी निकाल दी 2.5। क्वांटिटी निकाल के MC ये था हमारा मार्जिनल कॉस्ट, मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी क्योंकि, तो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर्म। its slope is always negative, its slope is always greater than 1, its slope is always equal to 1, its elasticity with respect to output is equal to 1। ठीक है, सो its slope is always negative, बिल्कुल सही। ये गिर रहा है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है वो गिरता रहता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, पहला सही है। ठीक है, दूसरा, इट्स स्लोप इज ग्रेटर देन 1, ये गलत है क्योंकि स्लोप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज नेगेटिव एंड नॉट ग्रेटर देन 1, ऊपर हमने बता दिया। ठीक है, इट्स स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये भी गलत है क्योंकि कांस्टेंट नहीं होती उसकी स्लोप। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसकी स्लोप गिरती रहती है। इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज इक्वल टू 1, ये भी गलत है। नहीं, ये सही है शायद, सही है, सही है, सही है। इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज इक्वल टू 1। ठीक है, द इलास्टिसिटी ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज इक्वल टू 1। This means as 1% increase in output leads to 1% decrease in average fixed cost। ठीक है, so it is 1 and 4, ये सही है इसका। 26th question, the price elasticity of linear supply curve through origin is, price elasticity of linear supply curve, price elasticity of linear supply curve कैसे बनेगा? ये बनेगा शायद ऐसे, ऐसे। ठीक है, सो दिस इज एस फॉर लीनियर सप्लाई कर्व दैट पासिस थ्रू ओरिजिन द प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई इज ऑलवेज यूनिटी। तो यहाँ पे द प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज 1। ठीक है, सो या आई मीन it's 1, ये आंसर का। Consider the following statement about law of variable proportion. Input price remains unchanged. Ultimately, the marginal and average product of variable input becomes negative. Effect of technological changes visible on output. कौन सा सही है इसमें? Input price remains unchanged। ठीक है, ये तो गलत है क्योंकि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन डील करता है कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट वाइल कीपिंग द अदर इनपुट फिक्स्ड। सो इनपुट प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब ये तो गलत है फिर। ठीक है, दिस इनपुट डज नॉट चेंज एज वन ऑफ द वेरिएबल इनपुट इज यूज्ड। So there is confusion in question number 27, we will do it later on। ठीक है, 28 पे आते हैं। For the constant elasticity substitution production function, the value of substitution parameter is -1। The elasticity of substitution will be, ठीक है, so the elasticity of substitution in case of constant elasticity of substitution, the production function is defined as, ठीक है,
It is somewhat like this, 1 upon 1 plus p, where p is the substitution parameter. रो p जो भी बोल सकते हैं. If substitution parameter is p is equal to minus from the last decision, substitution becomes intermediate. 1 second, give me a time for this. This is a production function of constant elasticity substitution. ठीक है. So it is, this means इसका आंसर वैसे इनडिटर्मिनेट है, बट क्यों है, वी हैव टू चेक इट अगेन. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका थोड़ा सोल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. सो इसका इंटरमीडिएट है वैसे तो. anyhow forget it, we will do it, I'll explain it to you in later on, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट है. और ये वाला ऑप्शन शायद, ये वाला पार्ट शायद मैंने इतने ढंग से क्लियरली समझा नहीं है. सो वी हैव टू वेट. पर इसका आंसर इनडिटर्मिनेट है कि लेबर और कैपिटल परफेक्ट सब्सटीट्यूट हैं एक दूसरे के. सो कैसे हैं वो आगे बताऊँगा. ठीक है. अगला देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन? It is a long period production function. It is a short period production function. It is a based on increasing returns to scale. Output elasticity with respect to factors are constant. So ये क्या है देखते हैं. It is a long period production function, बिल्कुल सही. short period तो है नहीं. It is based on increasing returns to scale. जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन है, it is basically डिपेंडिंग ऑन द, मतलब इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है ना, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है. अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग है, इज़ लेस देन 1 डिक्रीजिंग है, अगर इक्वल टू 1 है कांस्टेंट है. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट. ठीक है. सो बी इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. एंड आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर्स आर कांस्टेंट, बिल्कुल सही कि इट इज़ इक्वल टू 1 ना, होमोजेनिटी के हिसाब से. सो इट इज़ ए एंड डी दिख रहा है कहीं, बी ऑप्शन. ठीक है. द फॉर्म्स आर कॉम्पिटिटिव इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग द डिमांड कर्व ऑफ द लेबर इज डिटरमाइंड बाय, 2019 का क्वेश्चन है ये. द फॉर्म आर कॉम्पिटिटिव इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग द डिमांड कर्व फॉर लेबर इज डिटरमाइंड बाय. सो इन कॉम्पिटिटिव इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म द डिमांड कर्व ऑफ लेबर इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. मतलब VMPL पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर पे डिपेंड करता है. ठीक है. उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो बी पे डिपेंड करेगा, ये बी. ठीक है. एक मिनट. ठीक है. अगला क्वेश्चन, ये बी है इसका आंसर 30 का. 31. द कॉस्ट फंक्शन ऑफ मोनोपोलिस्टिक इज इक्वल टू 40 + 12. राइट हिज डिमांड फंक्शन पी. व्हाट इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल? तो निकालते हैं. सो इट इज़ TC इज इक्वल टू C विच इज़ गिवन एज, क्या दे रखा है हमें, 40 + 12x दे रखा है ना, और P क्या दे रखा है, 60 - 3x दे रखा है. ठीक है. सो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी. प्राइस कितना है, 60 - 30x, सॉरी 60 - 3x या 3Q लगा लो. ठीक है. ठीक है. इंटू Q. ठीक है. तो ये आ गया 60Q - 30Q स्क्वायर आ गया. ठीक है. 3Q स्क्वायर मतलब. ठीक है. अब MR इज नथिंग बट चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q.
ठीक है। तो D इक्वल टू 60 माइनस 3Q इंटू Q, सॉरी 3Q स्क्वेयर अपॉन DQ। ये बिल्कुल उसी तरह है। तो यहाँ क्या मतलब, इसके नीचे लिख देता हूँ। ये क्या आया, ये आया 60, ये 60Q है इसके साथ, 60 माइनस कितना हो गया, ये 6 हो गया ना, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6Q। अब ये कैसे होता है रूल, पावर रूल क्या होता है कि पावर एक नीचे जाती है, इससे इंटू हो जाएगी और यहाँ -1 हो जाती है पावर, तो Q की पावर 1 ही रह गई। तो मैंने मतलब ये आपको मैथ्स इतनी आनी चाहिए फिर, ठीक है। मैं बताऊंगा किसी दिन, वो हम जब लेक्चर करेंगे ना वो वाले मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के, तब आपको वो समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो मतलब पहले वो समझ लीजिएगा कहीं और से, कहीं मतलब जहाँ भी, और मुझे वक्त लगेगा तो मैं लेक्चर अपलोड कर दूँगा उसके। तो MC इज इक्वल टू D TC अपॉन चेंज इन Q। TC कितना है, TC है D 40 प्लस ये रहा ना 40 प्लस 12x अपॉन DQ, ठीक है। तो ये कितना आया 40, ये आ गया 12 जब इसका डिफ्रेंशिएट किया इसे, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा, फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन MR इज इक्वल टू MC, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। दो अप्रोच होती है ना प्रॉफिट में, TRTC MR MC। तो 60 माइनस 60Q 6Q इज इक्वल टू 12, 6Q इज इक्वल टू 12 अपॉन 60, सॉरी 12 माइनस, तो ये आ गया 40, ये आ गया 48। तो Q इज इक्वल टू 8, Q इज इक्वल टू 12 12, Q इज इक्वल टू 12। तो आंसर कितना आया 12। मतलब कॉस्ट दे रखा था हमें, डिमांड फंक्शन दे रखी थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट लेवल निकालना, तो हमने निकाल दिया कितना है 12। चूज़ द, अगला क्वेश्चन है 32, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द लोकेशन ऑफ इनपुट इज टेक्निकली एफिशिएंट, ठीक है। ABC, ठीक है। ये क्या है, आउटपुट ऑफ वन गुड कैन नॉट बी डिक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ अनदर, कंजम्पशन ऑफ वन गुड कैन नॉट बी इंक्रीज विदाउट डिक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ अनदर गुड, कंज्यूमर अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच एलोकेशन ऑफ इनपुट इज टेक्निकली एफिशिएंट, ठीक है। कोई तो इसका ऑप्शन है आउटपुट ऑफ वन गुड कैन नॉट बी डिक्रीज्ड विदाउट इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ अनदर गुड। किसी एक गुड को हम डिक्रीज नहीं कर सकते बिना दूसरे गुड के आउटपुट को इंक्रीज करे हुए। तो और यहाँ एलोकेशन ऑफ इनपुट टेक्निकली एफिशिएंट की बात हो रही है, तो प्रोडक्शन की बात है, कंजम्पशन की तो बात है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। कंज्यूमर अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये भी गलत हो गया। ए ऑप्शन सही है, तो बी, ठीक है। कंसीडर एन इकॉनमी विद अ लीनियर लायर बोल रहा हूँ मैं विद लीनियर कंजम्पशन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन with two inputs, capital and labor. Share of capital and labor are respectively 1/3 and 2/3. The rate of growth of capital and labor is respectively 6%, 3% per annum. If the rate of growth is 6% per annum, what is the rate of growth of output due to total factor productivity? हमें निकालना है ग्रोथ रेट ऑफ द आउटपुट, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आंसर निकालेंगे हम इसका ज़रूर,
लेकिन मेरे को स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी, 1 मिनट। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को अलग से कॉपी और उसको अलग से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, सो लेट्स बिगिन, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी कैन यूज द ग्रोथ अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर अ कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। वो क्या होता है ग्रोथ अकाउंटिंग, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि जी वाई इजगल टू अल्फ़ा जी के प्लस बी जी एल प्लस जी टी एफ पी। अब ये क्या क्या होता है मैं पहले एक बार बता देता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको ना। ठीक है, ये क्या क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जी वाई ये क्या होता है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट। ठीक है, जी के रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल, जी एल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर। ठीक है, जी टी एफ पी यानी रेट ऑफ ग्रोथ ड्यू टू टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अल्फ़ा शेयर ऑफ कैपिटल, बीटा शेयर ऑफ लेबर। ठीक है, अब गिवन क्या है हमें, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3 शेयर ऑफ कैपिटल है, बीटा 2/3 शेयर ऑफ लेबर है। ठीक है, जी के कितना गिवन है हमें 6%। कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में पुट करना है ये सब। जी एल कितना गिवन है 3% गिवन है, और जी वाई कितना गिवन है 6% गिवन है। ठीक है, बस उन सभी को इस फार्मूले में डाल लो। फार्मूला क्या था हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये है हमारा फार्मूला। ठीक है, जी वाई इज इक्वल टू ए इंटू जी के। ठीक है, सो जी वाई ठीक है इज इक्वल टू ए इंटू जी के प्लस बीटा इंटू जी एल प्लस जी टी एफ पी। बस इसमें सब डाल दो फार्मूले में, जो चीज़ है गिवन है आपके पास वो चीज़ें डाल दो। तो जी वाई कितना बना 6%, अल्फ़ा कितना है 1/3 इंटू जी के कितना है हमारे पास 6% प्लस बीटा कितना है हमारे पास 2/3, जी एल कितना है हमारे पास 3%, जी टी एफ एफ कितना है ये तो हमारे पास है ही नहीं, यही तो निकालना था भाई। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन गया ये देखो, निकालना क्या है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट ड्यू टू टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट कितना है टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी के कारण। ठीक है, तो यही तो निकालना है। तो जी इज इक्वल टू टी एफ पी, पहले इसको सॉल्व करो आप। ठीक है, उसको तो हम कर ही लेंगे 6%। ठीक है, सो ये कितना आया 1/3 इंटू 6/100, यही हुआ ना भाई, 2/3 इंटू 3/100 प्लस जी टी एफ पी। ठीक है, 6% कितना है ये गया 2, 3 2 6, ये गया 1/50 प्लस 3 3
1/50 प्लस GTFP, ये आ गया 6/100 इज इक्वल टू 2/50। ठीक है, सो एक मिनट, ठीक है, सो 2/50 प्लस GTFP, तो ये कितना है 6/100 इज इक्वल टू 1/25 प्लस GTFP 6%, कितना आ गया ये आ गया 4%, है ना, प्लस GTFP, तो यानी ये 6% हो गया, ये 4% प्लस GTFP, यहाँ पे ये ऐसे है। ठीक है, सो यानी 2% होगा, कितना 2% की वैल्यू क्या आई, GTFP 2% आ गया आंसर। और इसमें क्वेश्चन में आंसर क्या था, 2%, बी सही है। ठीक है, सो थोड़ा घुमाने वाला था बट फॉर्मूला याद हो तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, टोटल कॉस्ट फंक्शन C इज इक्वल टू 1/10 Q3 माइनस 3Q² प्लस 50Q प्लस 300। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, Q टोटल आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट एट Q10 इज, MC निकालना है हमें Q10 पे। जब क्वांटिटी 10 है तो मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q। TC की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यहाँ टोटल कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ही है, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला यानी मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, डी चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q, तो लगा दीजिए फॉर्मूला डी कितना है 1/10 Q³ माइनस 3Q² प्लस 50Q प्लस 300 ओवर DQ। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3/10 आ गया। ठीक है, और 3/10 Q² माइनस होगी ना इससे पावर, यहाँ आ गया 6 माइनस 6Q। ठीक है, प्लस 50 का 50 आ गया। ठीक है, और ठीक है आ गया, ये आ गया कोई, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको यार, थोड़ा सा ना यहाँ लिख देता हूँ इसको, 3/10 Q² माइनस 6Q प्लस 50। ठीक है, अब एट Q10 मार्जिनल कॉस्ट कितना आएगा ना, तो 3/10 इंटू 10 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 10 प्लस 50, सॉल्व कर दो, 3/10 इंटू 100 माइनस 60 प्लस 50। ठीक है, 10 से 10 गया, इधर आ गया 30 माइनस 60 में से 50 गया 10, तो आंसर कितना आया 20। आंसर कितना आ रहा है 20, ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिस्ट विद देयर फील्ड इन कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिस्ट है, उनकी क्या क्या फील्ड रही है, सो स्लट्सके ने दिया था स्लट्सके। ठीक है, हमें इतना तो पता है कि लियोनटिफ ने इनपुट आउटपुट एनालिसिस दी थी। ठीक है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस लियोनटिफ की थी। C इज इक्वल टू 2 किसी में है, C इज इक्वल टू 2 ले, एक ही में बी आंसर है इसका। ठीक है, यही सही हो गया, तो यानी ए का 3। स्लट्सके ने कंज्यूमर बिहेवियर दी थी। ठीक है, एरो ने ये वाली दी थी CES,
ठीक है, और डांसिंग ने दी थी लीनियर प्रोग्रामिंग। हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग तो डांसिंग ने दी थी, जो भी नाम है इनका। मतलब 36 क्वेश्चन क्या है, अमंग नॉर्मल कॉस्ट कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द मिनिमम पॉइंट। किसका मिनिमम पॉइंट नहीं होता? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का नहीं होता, क्योंकि वो टच ही नहीं करती किसी को। ठीक है, वो गिरती रहती गिरती रहती गिरती रहती गिरती रहती है, ऐसा होता है, मिनिमम ही नहीं आता उसका। फॉर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये है कौन सा सही है? इट इज़ अ लीनियर प्रोग्राम। कितने आगे कॉप डगलस की ना, इट इज़ अ लीनियर होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, आगे आगे है which of the following is true? It is constant returns to scale, ये तो नहीं है। इट इज़ अ लीनियर होमोजीनियस नहीं है। इट इज़ करेक्टराइज विद यूनिटरी इलास्टिक नहीं। इट सो ये है सी, इट इज़ हैविंग ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज़ नॉट लीनियर, नॉट हैविंग ज़ीरो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, कॉन्स्टेंट रिटर्न आएगा ना, तो 0.7 प्लस 0.3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रिटर्न्स। ठीक है, बी, गिव द बिलो टू स्टेटमेंट, कौन सा सही है कौन सा गलत है ना, एक मिनट। assertion 1, CES production function covers a large class of, CES वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, एक मिनट। वैसे जो इसका आंसर है ना, CES प्रोडक्शन फंक्शन कवर्स अ लार्ज क्लास ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ये तो सही है। इट इज़ ट्रू, CES प्रोडक्शन फंक्शन हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये भी सही है, क्योंकि वो इलास्टिसिटी कांस्टेंट इलास्टिसिटी की बात करता है बिटवीन द इनपुट्स। ठीक है, सो बोथ ए एंड ट्रू, ए आएगा इसका। ठीक है, अगला है प्रोडक्शन फंक्शन क्यू, ये ऐसे आएगा बेसिकली, यू इज इक्वल टू ए एल अल्फ़ा के बीटा। ठीक है, सो इफ़ ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 1 देन प्रोडक्शन फंक्शन इज विद इंक्रीजिंग रिटर्न, बिल्कुल सही। मार्जिनल टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर ऑफ एल फॉर के इज़ गिवन बाय बी के एल, क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ना, है ना। MRT of a given by a ratio of marginal product of labor to the marginal product of capital, which is typically, it is AL upon BK of labor of labor of labor of labor for capital। ठीक है, ठीक है, so which is typically alpha L plus BK।
ये बी सी गलत है, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज बी, इट इज लाइक, ये ऐसे लिखा है बी क्यू बाई एल, क्यू बाई के, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ये भी सही है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ए बी डी, ए बी डी, ये सही है। ठीक है, अगला क्या है, द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन, जल्दी ख़त्म करते हैं ना। द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन लेबर डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन लेबर डिमांड कर्व, मैं डायग्राम अगर बनाऊँ तो, ठीक है, ठीक है, ये रही लेबर डिमांड, ये, ठीक है। सो पहले ठीक है, ठीक है, एक्स वाई ओरिजिन, यहाँ पे वेज रेट आ गया, ठीक है। सो पहले आर था, अब आर वन हो गया, ठीक है। ये डब्लू था, डब्लू वन हो गया, ये ई था, इधर ई वन हो गया, ठीक है। दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज डी वन डी, ठीक है, यहाँ चला गया ये, ठीक है। सो the leftward shift in labor supply curve occurs when employers are willing to hire less and less labor at a given wage rate, ठीक है, at any, this is decrease in margin due to basically marginal productivity of labor की वजह से होता है, ठीक है। सो क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ चले गए। सो द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड फॉर लेबर इज ड्यू टू डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, डी है इसका आंसर, ठीक है। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व ऑफ लेबर इंक्रीज होएगी तो वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। और ये क्यों था, क्योंकि एक्सेस सप्लाई थी मार्केट में, ये पॉइंट आपका एक्सेस सप्लाई दिखा रहा है, ठीक है। डिमांड कम थी इसलिए इरिगेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गिवन द टोटल कॉस्ट टी सी व्हाट विल द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, ठीक है, व्हाट व्हाट लेवल आउटपुट लेवल विल रिमेन मिनिमम कॉस्ट अकर, तो वो कह रहा है कि टोटल कॉस्ट इतनी दे रखी है, व्हाट विल बी द मिनिमम एवरेज कॉस्ट एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट विल रिमेन कॉस्ट अकर, ठीक है। गिवन द टोटल कॉस्ट व्हाट वुड बी द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, मिनिमम एवरेज कॉस्ट क्या होगी, एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट विल बी द मिनिमम कॉस्ट अकर, किस लेवल ऑफ आउटपुट पर मिनिमम कॉस्ट अकर करेगी, ठीक है। सॉल्व करें इसको, ठीक है, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ना इसे, तब जाके कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो क्या है ये, टी सी क्या है हमारा, Q3 माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 60Q, एवरेज कॉस्ट कितना है, क्या होता है टी सी अपॉन क्यू, तो दिस इज
क्यू माइनस 10Q प्लस 60। ठीक है, इसको मैंने Q से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, इस टोटल को मैंने Q से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे एक Q ख़त्म हो गया, यहाँ एक Q ख़त्म हो गया, यहाँ Q ख़त्म हो गया। ठीक है, सो अब इसके बाद क्या है कि टू फाइंड मिनिमम एवरेज कॉस्ट हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा AC फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू Q एंड सेट इट इक्वल टू 0, और हमें उसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट अपॉन डेरिवेटिव ऑफ Q इज इक्वल टू, तो D इज इक्वल टू Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 60। ठीक है, अपॉन DQ, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 2Q, और ये कितना हो गया 110, ये हो गया 10 माइनस 10। ठीक है, सो ऑल्सो D स्क्वायर AC अपॉन D स्क्वायर Q विच इज़ 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 0 वो इसका ले लिया ना हमने, Q एंड सेट इक्वल टू 2, हमने 0 के बराबर से रख दिया। अब पुट DAC अपॉन DQ इज इक्वल टू 0, तो हमने 0 के बराबर इस चीज़ को रखना है, तो 2Q माइनस 10 इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 5। ठीक है, जब एट Q 5 पे हुआ तो एवरेज कॉस्ट 5 स्क्वायर माइनस कितना हो गया, माइनस 10 इंटू 5। ठीक है, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में रख दो ना, इस 60 वाले इक्वेशन में 5 को रख दो यहाँ ला के। ठीक है, तो Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 60, तो Q स्क्वायर की वैल्यू क्या है, Q स्क्वायर की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू कितनी थी 5 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5 प्लस 60, 25 माइनस 50 प्लस 60, 25 और 50 कितना हो गया, 25 प्लस 10 35। ठीक है, सो इसका आंसर कितना है, ये रहा, द मिनिमम एवरेज कॉस्ट इज 35 एट Q। ठीक है, ठीक है, सो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। गिवन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन, ये टोटल रेवेन्यू फंक्शन है, टोटल कॉस्ट फंक्शन ये है, क्वांटिटी 100, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज इज करेक्ट, कौन सा सही है इसमें से, इसके लिए तो भाई सॉल्व करना पड़ेगा इसे। चलो सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही पता लगेगा ना सब कुछ। तो इसमें किसमें क्या क्या गिवन है, टोटल रेवेन्यू कितना है हमारा 1400Q माइनस 6Q स्क्वेयर, टोटल कॉस्ट कितना गिवन है 1500 प्लस 80Q, और क्वांटिटी कितनी है 100 यूनिट्स। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है,
चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्यू, तो डी का लगाओ फिर 1400 क्यू माइनस 60 क्यू स्क्वेयर, सॉरी 6 क्यू स्क्वेयर अपॉन डी क्यू। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ये तो ख़त्म हो गया, 1400 बचा 1400, ठीक है, और इसका 2 12 माइनस 12 क्यू, ठीक है। अब एट क्यू इज इक्वल टू 100, एम आर इज इक्वल टू 1400 माइनस 12 माइनस 1200, ठीक है। तो एम आर इज इक्वल टू 1400 माइनस 12 इंटू क्यू, तो 1400 माइनस 12 इंटू 100, तो 1400 माइनस 1200 कितना बचा 200, ठीक है। नाउ अब एम सी का करते हैं। नाउ एम सी इज नथिंग बट डेल्टा चेंज इन टी सी अपॉन डेल्टा क्यू। टी सी की वैल्यू कितनी है 1500 डी एक्स प्लस 80 क्यू अपॉन कितना है डी क्यू, कितना आया 80 बचा बस, ठीक है। तो एट क्यू इज इक्वल टू 100, एम आर इज इक्वल टू 200 एंड एम सी इज इक्वल टू 80, ठीक है। इसका मतलब एम आर इज ग्रेटर देन एम सी। क्या क्वेश्चन है, एम आर ए, ठीक है, यानी एम सी इज इक्वल ए एंड बी, ए है इसका आंसर, ठीक है। 43 क्वेश्चन, 43rd मतलब ये इक्वेशन दे रखी है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। और सारे न्यूमेरिकल ही क्या, ठीक है, करें। तो क्यू क्या दे रखा है 10 एल ए के बी, यानी क्यू इजकल टू 10 एल 0.8 के 0.2, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है, इट इज़ टी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है। सो 10 पॉइंट 10 पॉइंट मतलब 10 इंटू 0.8 एल और 0.8 माइनस 1 के 0.2 डेरिवेटिव लिया मैंने, ठीक है। सो दिस इज 8 एल माइनस 0.2 और के 0.2 विच इज इक्वल टू 8 के अपॉन एल 0.2, ठीक है। सो अब एम पी ऑफ कैपिटल डी क्यू अपॉन चेंज इन कैपिटल, तो दिस इज 10 इंटू 0 इंटू 2 एल 0.8 के 0.2 माइनस 1, ठीक है। एम पी के इज इक्वल टू 2 एल 0.8 के माइनस 0.8 विच इज इक्वल टू 2 एल अपॉन के विच इज 0.8,
दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ L, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, MP, ये सही है, 0.2 आ गया था हमारा, और ये 0.82, ठीक है। ANC बी है इसका आंसर, ठीक है। 44th क्वेश्चन, इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन अज्यूम दैट लेबर इनपुट चेंजेस, अच्छा, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू चेंज एज कैपिटल स्टॉक्स चेंज, तो बिल्कुल ही गलत है। टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी चेंज पॉजिटिवली, गलत। टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी चेंज, गलत। टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, ठीक है। लास्ट वाला सही है। एज आउटपुट एक्सपेंड LAC कर्व फॉल्स ड्यू टू, जैसे ड्यू टू बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कह सकते हैं हम कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती है। सो C है इसका आंसर, कि LAC गिरता रहता है